बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश के एक कस्बे मिर्जापुर की गलियां कीचड़ से भरी हुई थीं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन बाजार में लोगों की भीड़ हमेशा की तरह लगी हुई थी। ठेले वालों की आवाजें, दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ और रिक्शों की खड़खड़ाहट उस कस्बे की पहचान थीं। इन्हीं गलियों में एक पुराना थाने का भवन था, जिसकी दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं। कविता अंदर से गुस्से से कांप उठी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत और डर का मुखौटा बनाए रखा। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरा कोई सहारा नहीं है। खाना नहीं मिला तो भीख मांगने लगी। असल में वह औरत कोई साधारण भिखारन नहीं थी। उसका असली नाम कविता शर्मा था और वह एक अंडरकवर एजेंट थी। पिछले कई महीनों से वह भिखारन बनकर शहर की गलियों में घूम रही थी। उसका मकसद था यहाँ के पुलिस तंत्र में फैले भ्रष्टाचार और स्थानीय गुंडों की गहरी जड़ों तक पहुंचना। थाने में ड्यूटी पर मौजूद था इंस्पेक्टर देव सिंह। वह अपने गुस्से और रौब के लिए कुख्यात था। कस्बे के लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते। रिश्वत लेना, बेगुनाहों को परेशान करना और दबंगों को बचाना, यह सब उसकी आदत बन चुका था। जब कविता को उसके सामने लाया गया तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक खड़े होकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अरे, कहाँ की है तू? सड़क पर भीख मांग रही थी, झेबकतरी कर रही थी, या किसी गैंग का हिस्सा है? इंस्पेक्टर ने चीखते हुए कहा। कविता ने सिर झुकाकर चुपचाप सहा। आसपास मौजूद सिपाही और दो चार आम लोग हंसने लगे। सबको लगा कि यह एक बेबस औरत है जो अब पुलिस की मार झेलेगी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस थप्पड़ के साथ ही एक कहानी शुरू हो चुकी है जो पूरे शहर की तस्वीर बदल देगी। कविता अंदर से गुस्से से कांप उठी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मासूमियत और डर का मुखौटा बनाए रखा। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मेरा कोई सहारा नहीं है। खाना नहीं मिला तो भीख मांगने लगी। इंस्पेक्टर ने फिर हंसते हुए कहा, यहां तो सब यही कहते हैं। चल, सच बोल, वरना डंडे से तेरा सच निकलवाऊंगा। कविता के लिए यह सब नया नहीं था। उसने पहले ही सोचा हुआ था कि उसे इस कस्बे के हर राज तक पहुंचना है, चाहे कितनी भी जिल्लत सहनी पड़े। उसी दौरान थाने के बाहर से शोर मचा। दो आदमी एक और भिखारी लड़के को पकड़े अंदर लाए। लड़का डरा हुआ था। उसके हाथ में आधी रोटी थी, जिसे उसने शायद किसी होटल के पीछे से उठाया था। इंस्पेक्टर ने उस पर भी डंडा चलाना शुरू कर दिया। यही वह पल था जब कविता के अंदर की इंसानियत और एजेंट की पहचान दोनों जाग उठीं। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह इस पूरे खेल को उजागर करके रहेगी। रात को जब थाने में सब सो गए तो कविता ने धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा उपकरण निकाला। वह एक माइक्रो रिकॉर्डर था, जिसमें उसने दिन भर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। इंस्पेक्टर के धमकाने की आवाजें, बच्चों की चीखें और रिश्वत के सौदे। अगली सुबह वह फिर से मासूम भिखारन बनकर थाने के बाहर बैठी थी। लोग आते जाते उसे कुछ सिक्के दे रहे थे, मगर उसका ध्यान एक और चीज पर था। थाने में रोज आने वाले उन दबंगों पर जो इंस्पेक्टर के खास मेहमान बनकर शराब और पैसे बांटते थे। धीरे धीरे कविता को समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की बात नहीं है। पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। स्थानीय नेता, गुंडे, पुलिस वाले और कुछ व्यापारी सब मिलकर गरीबों को दबा रहे हैं। कस्बे की गलियों में जब वह घूमती तो आम औरतें उससे अपने दुख कहती। कोई कहती उसका बेटा बेगुनाह होते हुए भी जेल में है। कोई कहती उसके पति से पुलिस पैसे मांग रही है। कविता सब कुछ चुपचाप सुनती और रात में अपने रिकॉर्डर में दर्ज कर लेती। उसे पता था कि अब असली जंग शुरू होने वाली है, मगर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, कब और कैसे वह अपनी पहचान खोले, और क्या लोग उसकी बातों पर विश्वास करेंगे जब उन्होंने खुद उसकी बेबसी और अपमान देखा है। उस थप्पड़ ने उसकी आत्मा में आग जला दी थी। अब वही आग पूरे मिर्जापुर में फैलने वाली थी। मिर्जापुर का बाजार दिन ब दिन ज्यादा शोरगुल से भर रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियों में उलझे रहते, लेकिन भीतर ही भीतर सबको लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। पुलिस का डर, दबंगों का कहर और नेताओं का छल, सब मिलकर इस कस्बे को नर्क बना रहे थे। कविता ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, अकेली तो हूं, लेकिन सच कहूं तो अकेले ही लड़ रही हूं। उस शाम को कस्बे के एक कोने में बने जर्जर मकान में कविता ने अपना असली चेहरा आईने के सामने देखा। उसने बालों में कंघी की, आंखों से कालिख साफ की और फटे कपड़े उतारकर
अंदर से निकले साफ सूट पहना। वह अपने आप से बोली, अब वक्त आ गया है। कविता, जो बाहर से भिखारन दिखाई देती थी, अब धीरे धीरे लोगों के बीच भरोसा बनाने लगी। वह गलियों में घूमते हुए औरतों से बातें करती, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती और बुजुर्गों की मदद करती। लोग समझते यह सिर्फ एक गरीब औरत है, लेकिन असल में वह सबकी कहानियां अपने पास जमा कर रही थी। गुंडों ने उसकी दुकान के सामने की मेज पलट दी और गाली देते हुए बोले, अरे, ज्यादा चालाकी मत कर, इंस्पेक्टर साहब का हिस्सा जाएगा या नहीं। रात को वह थाने के पास छुप कर बैठी थी। उसने देखा कि वही दोनों गुंडे इंस्पेक्टर को नोटों से भरा थैला दे रहे थे। बदले में इंस्पेक्टर ने उन्हें शराब की बोतलें और सिगरेट का पैकेट थमा दिया। ये दृश्य देखकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि जब तक यह गठजोड़ नहीं टूटेगा, गरीबों की जिंदगी कभी सुधर नहीं सकती। बूढ़ी औरत उसकी आंखों में कुछ खोजने लगी। उसे लगा मानो यह औरत कोई साधारण भिखारन नहीं है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसने बस इतना कहा, अगर तू सच में लड़ रही है तो कस्बे की औरतें तेरे साथ खड़ी होंगी। एक दिन जब वह बाजार में बैठी भीख मांग रही थी, तभी उसने देखा कि दो गुंडे एक दुकानदार से जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। दुकानदार डर के मारे कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई, अभी तो धंधा ही मंदा है, इतना पैसा कहां से दूं? यह सुनकर कविता के कान खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया कि इंस्पेक्टर देव सिंह और ये गुंडे एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं। उसने चुपचाप अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन उसकी उंगलियां अपनी साड़ी के पल्लू में छिपे रिकॉर्डर का बटन दबा चुकी थीं। लेकिन योजना पूरी करने से पहले उसे सबूत चाहिए थे। सिर्फ लोगों की कहानियां या थाने के बाहर की रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा। उसे थाने के अंदर की चालबाजियों को दुनिया के सामने लाना था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह सीधे शेर के मुंह में हाथ डालेगी। अगले दिन उसने खुद को जानबूझकर उस गुंडे के रास्ते में डाला जो हर हफ्ते वसूली करता था। जब गुंडे ने उसे धक्का दिया तो वह जमीन पर गिर गई। लोगों ने तमाशा देखा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी इंस्पेक्टर की गाड़ी वहां पहुंची। इंस्पेक्टर देव सिंह ने उतरकर उसे लात मारी और चिल्लाया, अरे, इस औरत को यहां क्यों छोड़ रखा है? उठाओ इसे, थाने ले चलो। लोग चुप रहे, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन कविता जानती थी कि यह वही मौका है जिसकी उसे तलाश थी। उसे फिर से थाने ले जाया गया। थाने में पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उसके बाल पकड़कर कहा, क्यों रे, तू बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आती है? सच सच बता, तू किसके लिए काम कर रही है? कविता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, साहब, मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने पेट के लिए जी रही हूं। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, ठीक है, फिर आज रात यहीं रहेगी, देखता हूं तेरा पेट कैसे भरता है। वह इशारा करके सिपाहियों को चला गया। लेकिन कविता ने रात को अपने पल्लू से छोटा कैमरा निकाला और उसे थाने के रिकॉर्ड रूम में छुपा दिया। यह कैमरा अगली सुबह सब कुछ कैद करने वाला था। रात भर उसने सोचा, यह जाल बहुत गहरा है, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। कस्बे की गलियों में सुबह की पहली अजान और मंदिर की घंटियों के बीच एक और नया दिन शुरू हुआ। लेकिन इस बार दिन का सूरज एक नई लड़ाई की गवाही देने वाला था। बारिश का मौसम थम चुका था, लेकिन मिर्जापुर की गलियों में अब भी नमी फैली हुई थी। उस रात कविता ने जो कैमरा थाने के रिकॉर्ड रूम में छुपाया था, उसने सुबह तक सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रिश्वतखोरी, जुआ, शराब और नेताओं से हुई गुप्त बातें। सुबह जब सिपाही थाने की बरामदे में चाय पी रहे थे, तभी इंस्पेक्टर देव सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, आज रात बड़ा काम है, नेताजी खुद आएंगे, सब तैयार रखना। कविता ने यह सुना और उसके सीने में उम्मीद की किरण जग उठी। यही मौका है। अगर यह मीटिंग कैमरे में कैद हो गई तो पूरा शहर हिल जाएगा। दिन भर वह थाने के आसपास भीख मांगने का बहाना करती रही। लोग उसे सिक्के देते और वह झुकी आंखों से सब देखती। दोपहर को जब थाने के पीछे के कमरे में शराब की बोतलें और चिकन की थालियां पहुंची, तो कविता समझ गई कि रात का खेल बड़ा होने वाला है। उस शाम कस्बा शांति में डूबा हुआ था, लेकिन थाने की दीवारों के भीतर हंसी ठिठोली और गुप्त सौदों की तैयारी हो रही थी। रात करीब 9 बजे एक काली एसयूवी थाने के आंगन में रुकी। उससे उतरे नेताजी, जिनका नाम सुनते ही कस्बे के लोग कांप जाते थे। उनके साथ 2 बॉडीगार्ड और बड़े बैग थे।
बैग जैसे ही मेज पर रखे गए नोटों की गड्डियां चमक उठीं। इंस्पेक्टर देव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह साहब, इस बार तो मजा ही आ गया। नेताजी ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, बस ध्यान रखना, चुनाव नजदीक हैं, जो बोलूं वही करना, बाकी जनता की चिंता छोड़ दो। ये सब दृश्य कैमरे में कैद हो रहे थे। कविता दूर से सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। थाने के बाहर खड़ा एक सिपाही अचानक बोला, साहब, उस भिखारन पर नजर रखनी चाहिए। वो रोज यहीं क्यों बैठती है? कहीं वही तो खबर बाहर नहीं पहुंचा रही? देव सिंह ने भौहें सिकोड़कर कहा, सही कह रहा है तू, आज ही उसकी जांच करेंगे। यह सुनकर कविता का खून सूख गया। उसने तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन जाते जाते एक सिपाही ने उसे रोक लिया। अरे ओ औरत, कहाँ जा रही है? आज रात यहीं बैठ। कविता ने डर का अभिनय किया और जमीन पर बैठ गई, लेकिन भीतर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर यह लोग मेरे सामान तक पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। रात गहराती गई। थाने में शराब की महक और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। कविता ने मौका देखकर धीरे धीरे खुद को बरामदे से खिसकाया। वह गलियारे में पहुंची ही थी कि पीछे से कदमों की आवाज आई। रुक जा, सिपाही चिल्लाया। कविता दौड़ पड़ी। उसके पैर नंगे थे, लेकिन वह पूरी ताकत से भाग रही थी। थाने के पीछे से निकलकर वह अंधेरी गली में पहुंची। पीछे पीछे दो सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। गली में पानी भरा था, कीचड़ के छींटे उड़ रहे थे। कविता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे किसी भी हाल में कैमरे और रिकॉर्डर को बचाना था। उसने एक टूटी दीवार के पीछे छिपकर सांस रोकी। सिपाही पास से गुजरे, लेकिन उसे देख नहीं पाए। शायद भाग गई, एक सिपाही ने कहा, और दोनों आगे बढ़ गए। कविता वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने अपने पल्लू से कैमरा निकाला और उसे सीने से चिपटा लिया। यह सबूत मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। अगले दिन उसने मंदिर के पास वाली बूढ़ी औरत को सबूत सौंपे और कहा, अम्मा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये शहर तक जरूर पहुंचना चाहिए। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, तू अकेली नहीं है, पूरा कस्बा तेरे साथ है। अब कविता जान चुकी थी कि असली टकराव बहुत नजदीक है। इंस्पेक्टर और नेताजी को जरा भी शक हो गया था। वह यह भी समझ गई थी कि अगर अगली रात उसने कदम न उठाया तो शायद जिंदा नहीं बचेगी। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर प्रण किया, जिस थप्पड़ से यह कहानी शुरू हुई थी, उसी थप्पड़ का बदला मैं पूरे कस्बे के लिए लूंगी। इंस्पेक्टर देव सिंह अपनी जीप में दो गुंडों और कुछ सिपाहियों के साथ चौपाल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहुंचा, भीड़ ने नारे लगाने शुरू किए, यह तमाशा नहीं, यह सच है, और अब पूरा कस्बा इसे देख रहा है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ो! भीड़ झूम उठी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सबने अपने हाथों में पत्थर, डंडे और मशालें उठाईं। गुंडों और सिपाहियों के चेहरे पर डर साफ था। हेडक्वार्टर पहुंचने पर कविता ने अधिकारियों को सारे रिकॉर्डिंग और वीडियो सौंप दिए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर देव सिंह और उसके गुंडे गरीबों से पैसे ले रहे थे, शराब और जुआ खेल रहे थे और कस्बे को नियंत्रित कर रहे थे। आज एक इंस्पेक्टर गिरा, कल और भी गिरेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, देव सिंह ने चीखते हुए कहा। कौन है ये भीड़? इस औरत को पकड़ो। मुकदमा तुरंत चला। सबूत इतने पक्के थे कि इंस्पेक्टर देव सिंह और उसके गिरोह को भारी सजा मिली। जनता ने राहत की सांस ली। कस्बे के अखबारों और टीवी चैनलों में सुर्खियां थीं। कविता ने आगे बढ़ते हुए स्पष्ट आवाज में कहा, चौपाल में पहले से ही लोग जमा थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबके हाथ में दीपक और मशालें थीं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गुस्सा और उम्मीद की आग जल रही थी। कविता ने अपने दिल में ठानी, आज यह जाल पूरी तरह उजागर होगा। भीड़ ने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर की ओर इंस्पेक्टर को ले जाना शुरू किया। रास्ते में भीड़ नारे लगाती रही, इंस्पेक्टर मुर्दाबाद। एक औरत ने भ्रष्टाचार का राज खोला, हमारा हथियार हथियार नहीं, सच है, इसे कानून के हवाले करो। कविता ने लोगों से कहा, सच्चाई का साथ दो। लेकिन कविता जानती थी कि लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। उसने अपनी टीम से कहा, आज एक इंस्पेक्टर गिरा, कल और भी गिरेंगे।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कविता ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने खुद से कहा, उस थप्पड़ की आग ने मुझे मजबूत बनाया। अब मैं कभी नहीं रुकूंगी। और इस तरह मिर्जापुर की गलियों में नई कहानी लिखी गई। साहस, हिम्मत और सच्चाई की कहानी।